और बच्चों, फिजिक्स का एग्जाम बहुत पास आ चुका है और आप हैं परेशान। परेशान इसलिए कि क्योंकि आपकी तैयारी जोरदार नहीं है या आपको लग रहा है डर। कोई बात नहीं बेटा, फिजिक्स का माहौल ही ऐसा रहता है कि आपको डर लगना लाजमी है। लेकिन हम आपके लिए अगले 10 मिनट में यह डिस्कस करने आएंगे कि भाई देख, पूरा पेपर में से एटलीस्ट 60% पेपर किन किन पॉइंट से आएगा, किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। यहां तक कि मैं एक प्लानर भी आपको दूंगा जो एग्जाम फिजिक्स के एग्जाम्स के पहले आएगा। तो अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और मैं वादा करता हूं कि फिजिक्स में आपके 65 प्लस मार्क्स ला के दिखाएंगे। आइए समझते हैं, देखते हैं और ध्यान देते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा इस वीडियो के लिए। तो हमने क्या कहा, हम हर चैप्टर से आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जिनको आपको जरूर करना है, क्योंकि आप मान के चलिए इन टॉपिक्स के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 90%। कुछ की तो 100% बोल रहा हूं भाई साहब, जो बोल रहा हूं वही आएगा, आता रहा है और आज भी कह रहा हूं कि जरूर आएगा। तो अगर आपने ध्यान दिया चैप्टर नंबर 1 का, तो कूलम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कूलम्स लॉ पर प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर एक प्रश्न आपको पढ़ाया गया होगा रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपको करना है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल तो आप छोड़ ही नहीं सकते, इट इज सो इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेटा दोनों करना, एक्सियल पे कितना है, इक्वेटोरियल पे कितना है, बहुत दूर एक्सियल पे कितना है, बहुत दूर इक्वेटोरियल पे कितना है। और यहां पर आपको कमेंट करना बनता है कि भाई बहुत दूर ऑन एक्सियल और बहुत दूर ऑन इक्वेटोरियल का रेशियो कितना होता है। ई एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल का रेशियो है कितना, आखिर बताइए कमेंट में प्लीज। गॉस लॉ की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इनफाइनाइट वायर के वजह से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको गॉस लॉ से करना है। साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसका डेरिवेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, मैं आपको यहां पर गॉस लॉ का एक और एप्लीकेशन याद दिलाना चाहता हूं बेटा, जहां पर एक कंडक्टिंग शेल पर जो चार्ज रखा जाता है बेटा, उस चार्ज से आपको पूछा जाता है कि इस पॉइंट पे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सरफेस पे कितनी है, सरफेस के अंदर कितनी है और सरफेस के बाहर कितनी है, ये आप बताइए। ये आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका बोर्ड्स के एग्जाम में। ये चैप्टर नंबर 1 है। जब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई साहब। इसमें आप ध्यान देने की बात करिए कि दे विल आस्क यू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। ये आपने पढ़ा होगा जहां भी आप पढ़ते हैं। यहां पे भाई साहब मान लीजिए एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स पर कोई 3 चार्ज रखे हैं, Q1 Q2 Q3, और बताइए इनको बनाने में लगने वाली एनर्जी कितनी है। ये कई बार वो पूछ लेते हैं इस सिस्टम को डिसोसिएट करने की एनर्जी कितनी है। जितनी एनर्जी लगती है बनाने में उतनी एनर्जी लगती है डिसोसिएट करने में। और ये डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिनका डायग्राम आप जरूर सीख लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, आ सकता है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, अब ये वो प्रश्न है ये वो कॉन्सेप्ट है जिस पर आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। वो लॉस ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटर, जब वो उन्हें पैरेलल में आप कनेक्ट करते हैं, वो वाला पॉइंट आपको डिटेल में करना है, उसे छोड़ना नहीं है मेरे बच्चे। और मेरे बच्चे लिखते रहिए, ये सारे पॉइंट्स आप लिखते रहिए, और अगर आपको आता है सर, हमको आता है सर, तो टिक मार दीजिए। लेकिन टिक तब मारिएगा जब आप उसको सच में अपनी कॉपी में लिख पाते हैं बिना रेफर किए हुए। तो मान के चलिए आपकी तैयारी जोरदार है, और नहीं है जोरदार तो क्यों नहीं आप इसे करके फिर से इस लिस्ट पे आइए जो आपने लिखी है कॉपी में, और फिर टिक मारिए। इन्हें कर लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं 60 प्लस पहुंच जाओगे आप आराम से फिजिक्स में। ध्यान देना बेटा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस मैं कई बार बोल चुका हूं, ये वो पॉइंट है जिस पर डेरिवेशन आपको जरूर मिलेगा, प्रश्न भी मिल सकता है, और वो डाइलेक्ट्रिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, थोड़ा हम फास्ट जाएंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन और रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा। इसके अलावा टेम्परेचर डिपेंडेंस पे डिस्कशन जरूर पूछते हैं वो, कि भाई बताइए डिफरेंट मटेरियल्स पर रेजिस्टिविटी का क्या असर होता है जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। चलो एक प्रश्न बताओ, ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाती है? कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है, देखें तो आपकी तैयारी किस लेवल की है। फिर आता है किरचॉफ्स रूल, इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हलवा प्रश्न आएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर डालना।
एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर डालना, एडिशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड्स के लिए कर लोगे बड़े आराम से। प्रश्न जो एनसीईआरटी में जो एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का क्वेश्चन है उसको जरूर कर लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी जिस पर मैंने आपसे बात की थी कि डेरिवेशन क्या इंपॉर्टेंट है, बट मैं आज डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिनकी तैयारी ठीक ठाक नहीं है और उन्हें लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप इनको कर डालिए, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप जबरदस्त हो जाएगा। फिर क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें बहुत गिनी चुनी चीज़ें हैं, जैसे कि बेटा फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स के बारे में बात करनी आनी चाहिए, एम्पियर की डेफिनेशन करनी आनी चाहिए, और फिर आना चाहिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पूरा। भैया जी बैठ जाइएगा, इसका एक वन शॉट भी अवेलेबल है हमारे पास, जहां पर आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से शुरुआत की जाती है और पूरा डेरिवेशन कि भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, करंट सेंसिटिविटी क्या है, वो एमीटर में कन्वर्जन क्या है, वो वोल्ट मीटर में कन्वर्जन क्या है, उसे जरूर करिए। और इसका डेरिवेशन, इसके जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे अवेलेबल है उसको ज्वाइन करते हैं तो आप देखेंगे मैंने हाथ से लिखे, अपने हाथ से लिखे नोट्स डाल रखे हैं, जहां पर आप इन्हें उठा करके 1.5-2 पन्ने में पढ़ करके मस्त रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 के बाद चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, भाई साहब इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है। फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म में कैसा बिहेवियर होता है, और वो जो टेबल आपने एनसीईआरटी में देखा हुआ है वो आपको याद करना है, या आपको 2-3 नंबर उठा के प्लेट में दे देगा भाई साहब, तो प्लीज इसको जरूर कर लीजिएगा। फिर आते हैं भाई जी, देखते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका ईएमआई है। फैराडेज लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, स्नेल्स लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस तो आप छोड़ ही नहीं सकते। इनका डेरिवेशन और इनके फॉर्मूले दोनों ही बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं बेटा तो आप बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और क्या है इंपॉर्टेंस सर जी, इस पूरे फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एलसीआर सीरीज सर्किट आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है। इस पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है, अगर आप सैंपल पर लगा रहे हैं तो आपको पता होगा ये चीज। पावर एंड एसी सर्किट के बारे में जरूर बात कर लीजिएगा कि आरसी सर्किट में, आरएल सर्किट में, आरसी सर्किट में पावर क्या होता है। और फिर आता है बेटा ट्रांसफॉर्मर्स, स्पेशली ट्रांसफॉर्मर्स में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर दी लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर, जिस पर आपको बहुत खासा ध्यान रखना है। मैं आपको बोल भी रहा हूं, अगर मैंने ये बहुत ध्यान से बोल दिया तो इसे आपको लिख लेना है और लिख के देख लेना है बोर्ड्स के बहुत पहले, ठीक है। फिर आइए चैप्टर नंबर 7 के बाद 8 पे आ जाइए। 8वां चैप्टर हमारा ईएम वेव्स है, इस पर ज़्यादा मुद्दा नहीं अवेलेबल है। ये याद रखो बेटा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन और उस पर प्रश्न आने के चांसेस हैं, लेकिन इसका ज़्यादा वेटेज एमसीक्यू वाले पार्ट में है जो कि टेबल से आता है। अगर आपका टेबल आपका प्रिपेयर्ड है, जो कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए जेईई मेंस और नीट के लिए भी, तो उससे आपका बोर्ड का 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा, ठीक है बच्चे। फिर आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, हमारा प्यारा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर। इसकी एक वन शॉट वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप उसको जाइए रेफर कीजिए और पूरा चैप्टर एक बार में देख डालिए। पर मेरे बच्चे इस चैप्टर को आप हल्के मत लीजिएगा, इसका वेटेज काफी ज्यादा है, और रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने इसको रखा है, मैंने लेंस मेकर्स फॉर्मूला यहाँ रखा नहीं है, लेकिन अगर आपको ये चीज आती है तो मान के चलते हैं ना लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी आता है, बिकॉज 2 बार लगाओ इसको और लेंस मेकर्स फॉर्मूला बना लो। बेटा एक और प्रश्न में यहाँ डालना रह गया है जो आपको पता होना चाहिए कि भाई मान लीजिए एक लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसको एयर में रखा है, फोकल लेंथ आ रही है मान लो 20 सेंटीमीटर। अब इसको किसी और मीडियम में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है, तो अब फोकल लेंथ कितनी होगी? कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप आंसर कमेंट में दे सकते हैं कि अब जब इसे एयर से हटा के 1.7 में रखा तो अगर इसकी फोकल लेंथ 20 थी तो अब चेंज होगी या वही की वही रहेगी? बताइए जरा कमेंट में। आइए हम बात करते हैं प्रिज्म का डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। यहां पर आपको मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। मिनिमम डेविएशन के अलावा प्रिज्म का प्रश्न टीआईआर के कॉन्सेप्ट से मिला करके बहुत बार आता है। मान लीजिए मैंने आपको एक प्रिज्म दिया, मान लीजिए यहां पर एक इंसिडेंट रे दी और मैंने कहा ये एंगल लेट से 60 डिग्री है, सब एंगल दिए रहेंगे भैया,
तो बताइए एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो कि इस सरफेस पर आने पर भैया जी TIR हो जाए, है ना। अच्छा क्वेश्चन, ये मैंने कई बार करा भी रखे हैं, इसके शॉर्ट वीडियोस भी अवेलेबल हैं, इसे आप देख सकते हैं। अब रे ऑप्टिक्स का जो दूसरा पार्ट है जिसे आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, भाई आप इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं छोड़ेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एकदम जबरदस्त तरीके से याद रखेंगे, छोड़ नहीं सकते। टेलीस्कोप आप छोड़ नहीं सकते, ये आपको मिला करके 3 से 4 नंबर देंगे। और भैया 3 से 4 नंबर आप छोड़ नहीं सकते, बूंद बूंद से समुंदर भरेगा और 1-1, 2-2 नंबर से आप 60 के बाहर जाओगे। ठीक है मेरे बच्चे। फिर आता है नंबर 10, 100% ये क्वेश्चन आएगा कि भैया जी बताइए रिफ्रैक्शन बाय हाइगेस प्रिंसिपल करना है, 100% आएगा, आपको करना है इसको। फिर इंटरफेरेंस ऑफ आईडीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। डिफ्रैक्शन का डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इसमें ना पोलराइजेशन कोर्स में है, ना इसमें मेलस लॉ कोर्स में है, ना इसमें ब्रुस्टर लॉ कोर्स में है। तो ये चैप्टर बहुत हलवा है, आधे घंटे बैठोगे आराम से चैप्टर हो जाएगा। ठीक है बच्चे। फिर आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। जोरदार चैप्टर है, यहां से तीनों चैप्टर बड़े जोरदार हैं। अगर हम पहला पॉइंट कहते हैं बेटा, तो आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और सब कुछ बेटा उसमें, कि भाई स्टॉपिंग वोल्टेज क्या है, कर्व क्या क्या बनते हैं, ग्राफ तो भैया आपको पढ़ लेना है। एंड भैया जी मॉडर्न फिजिक्स के लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे देखिए हर चैप्टर का हाथ का लिखा नोट मैंने डाल रखा है, 4-5 पेज का हर चैप्टर है और बड़ा फैला फैला के लिख रखा है क्वेश्चन के साथ। तो आप उसे डाउनलोड कीजिए और कर डालिए, टेंशन लीजिए ही मत। मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर तो हमने पूरा कवर कर रखा है आपके लिए, टेलीग्राम चैनल पे हर चीज़ अवेलेबल है। हाँ बेटा, मैटर वेव के ऊपर जो इक्वेशंस बनती हैं उनका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कई बार एनर्जी पे दे देते हैं, इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, इतना वोल्टेज पे उसको एक्सीलरेट किया गया, तो आपको पता होना चाहिए वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आइए हमारे प्यारे एटम के बात करते हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्स एटॉमिक मॉडल, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें एनर्जी ट्रांजिशन वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भूल ना जाएं तो मैंने कुछ सिखाया है, लो बीपी और फिर हाई बीपी, ऐसे नहीं लिखवाया है, लो बीपी और हाई बीपी। लो बीपी हाई बीपी से आप लाइमर, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पीफेंड और हम्फ्री याद कर सकते हैं। ये मैंने सिखा रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको एकदम कर डालिए, इस पे प्रश्न भी कर डालिए। अगर आप जेईई की तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ में, तो इसको और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जरूर आता है। आइए 12वें चैप्टर के बाद बात करते हैं 13वें चैप्टर पर। मास डिफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर प्रश्न आएगा। इस पर जितने भी एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है उन्हें जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। एनर्जी इक्विवेलेंस का फॉर्मूला जानते हैं, ये भी याद रखिए। सर जी क्या? सर जी अगर डेल्टा एम, ध्यान देना, 1 AMU हो जाए तो कितनी एनर्जी देता है वो? कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो इंतजार किया, जरा कमेंट में बताइए कि आप जानते हैं। और अगर आप जानते हैं तो भैया ऐसे पिठ दबाइए अपनी कि हाँ आपने मस्त तैयारी कर रखी है। फिर आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व, काफी इंपॉर्टेंट है। ये याद रखो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो डिफाइन करता है कि न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होगा कि नहीं होगा, स्टेबल होगा कि नहीं होगा। फिर आता है न्यूक्लियर फोर्स, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। वीक फोर्स होती हैं, कैसे स्ट्रांग फोर्स होती हैं, सब आपको पता होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। और ये चैप्टर आपका बस्ते में डाल दीजिए। इसके लिए नोट्स डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालिए और खटाखट इसको याद कर डालिए। टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, चैप्टर इतना ईजी है। फिर आता है चैप्टर नंबर 14, हमारा प्यारा 14 सेमीकंडक्टर का चैप्टर है। 7 नंबर देगा चैप्टर भाई साहब। और भैया ये तो पीएन जंक्शन ही है इस चैप्टर में, और कुछ है ही नहीं चैप्टर में। तो पीएन जंक्शन में आपको पूरी कहानी पता होनी चाहिए, क्या होता है पोटेंशियल बैरियर, क्या होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, कैसे बनती है, कैसे आपको पता होना चाहिए कि डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, कैसे फॉरवर्ड बायसिंग में इफेक्ट होती है डिप्लीशन लेयर, कैसे रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर इफेक्ट होती है, सब टिप्स में हो। और इसकी वीडियो भी अवेलेबल है हमारे साइट पर, आप वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। फिर आया सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में पता होना चाहिए। भैया जी 2 टाइप की डायोड आपको पढ़ा रखी हैं, इसके अलावा पीएन जंक्शन डायोड के बाद आपको उसका एप्लीकेशन, हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर, इतना चैप्टर है। कुल मिला के 40 मिनट लगेंगे चैप्टर में, काम खत्म कीजिए और 7 नंबर जेब में रखिए। 10% है भाई साहब।
तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट। और अगर आप में से किसी का भी ऐसा है कि भाई सब कुछ पढ़ रखा है सर, तो बड़ा कमेंट करके जाना कि हाँ हमने सब कुछ कर रखा है सर, अब आप और बताइए क्या करना है। तो मैं लेके आऊंगा भोकाल जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज, जहां पर आपको मैं बताऊंगा कि किन किन क्वेश्चनों को करना है बिफोर योर बोर्ड्स, जिससे कि आप 70 में 70 ला पाए। बट बिफोर 70 में 70 लाने से पहले 55 तो लाओ, और 55 लाने के लिए इन 14 चैप्टरों में जो जो मैंने लिखवाया है उसे डिटेल में कर डालो बेटा। लेकिन याद करना इज नॉट द फाइनल आंसर, यू हैव टू राइट इट। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप मजा नहीं ले पाओगे। तो प्लीज ये लिखो, इसको ध्यान दो, इस वीडियो को प्लीज शेयर करो। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफी जोरदार है और ये कॉन्सेप्ट हमें दोस्तों को बताना चाहिए, तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिए। जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर डालो। टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन करो, और टेलीग्राम चैनल पर हमारे जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं आप उसे डाउनलोड करके यूटिलाइज कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, मे गॉड गिव यू 100 out of 100, but God will give you 100 out of 100 when you do your part, that is you do the required hard work. All the best बच्चों, bye bye.